तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविधि क्लासेस में। और इस समय आप लोग राजकीय आश्रम पद्धति की तैयारी कर रहे हैं और जो विद्यार्थी CHS की तैयारी कर रहे हैं, जितनी भी क्लासें आप लोगों की हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से ले रहे हैं, सभी क्लासों को आप लोग अच्छे तरीके से अध्ययन करिए और जो भी आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ाए जाएँ उन सभी प्रश्नों को आप लोग नोट करते रहिए। इससे पहले कि जो लेक्चर फर्स्ट था उसमें क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था कमेंट करने के लिए। इस प्रश्न का आप लोगों को जवाब देना था। जैसे पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। क्वेश्चन समझ में आया था। क्या पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। ऑप्शन दिए गए थे लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी नाना साहेब और ऑप्शन नंबर डी तात्या तोपे। तो इस प्रश्न का हमने कहा था कि आप लोग कमेंट के माध्यम से जवाब देना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो विद्यार्थियों ने दिया है इस प्रश्न का सही जवाब है क्या, तो नाना साहब। क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? नाना साहब है। और इस प्रश्न का जो सही जवाब देने वाले विद्यार्थी हैं, जैसे ये आईडी के नाम बता रहे हैं कि जैसे रक्षपाल, उसके बाद रणवीर, फिर कृष्णा हैं और ज्ञानविद अनुराग हैं, कमलेश हैं, रिंकी हैं, गजेंद्र पाल सिंह, शिवम कुमार, शिवा सिंह। इन विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो इन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि जो भी आप लोग परीक्षा देंगे उसमें आप लोग सफलता ज़रूर प्राप्त करें। और जो विद्यार्थी कमेंट नहीं करते हैं तो वो कृपया ध्यान करके जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका कमेंट करें, जिससे हमें लगता है कि हम जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित अगर बच्चे को कुछ पूछा जाए तो बच्चा सही जवाब देगा। अब आज का जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 27 बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि पहली बार, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा निम्नलिखित में से कब लागू की गई थी। तो ऑप्शन इसमें है 1822, ऑप्शन नंबर बी है 1820, ऑप्शन नंबर सी है 1816, ऑप्शन नंबर डी है 1793। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। तो प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1822। 1822 में क्या किया गया था? महलवाड़ी प्रथा को लागू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि महलवाड़ी प्रथा को लागू किया किसने था, तो इसका सही आंसर होगा होल्ड। किसने लागू किया था? तो होल्ड मैके जी ने लागू किया था। किसने? मैके जी द्वारा लागू किया गया था। अगर ये पूछा जाए कि महलवाड़ी प्रथा किससे संबंधित है, तो राजस्व से संबंधित थी। कर जो राजस्व द्वारा कर लिया जाता था उससे संबंधित थी। और ये कहाँ, ये जो महल क्या होता था, महल कहा जाता था गांव को। महल किसे कहा जाता था? गांव को महल कहा जाता था। इसी कारण इसका नाम पड़ा था महलवाड़ी प्रथा। किसे कहा जाता था? गांव को महल कहा जाता था। बात समझ आई है? अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1822 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है, अगला प्रश्न देखिए। जैसे क्वेश्चन है कि सिखों के सैन्य संप्रदायों खालसा पंथ का प्रवर्तन निम्न में से किसने किया था। क्वेश्चन समझ में आया कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन निम्नलिखित में से किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है हरिकिशन, ऑप्शन नंबर बी है तेज बहादुर, ऑप्शन नंबर सी है गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी है हरराम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद ने क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो 1699 में। कब? 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो बात समझ आ गई कि खालसा पंथ की स्थापना की किसने? गुरु गोविंद ने की थी। तो खालसा पंथ समझ में आया कि स्थापना किसने की? गुरु गोविंद ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि बक्सर के युद्ध, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था। जो अंग्रेजी सेना थी उसका नेतृत्व करने वाला कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए है आयरकूट, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर सी है वारेन हेस्टिंग और ऑप्शन नंबर डी है हेक्टर मुनरो। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है, उसकी परिभाषा, उसकी भाषा आपके समझ में आ गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो क्या कर रहा था कि बक्सर वाले युद्ध में नेतृत्व कर रहा था, किसकी तरफ से? अंग्रेज़ों की तरफ से, अंग्रेज़ों की सेना की तरफ से क्या कर रहा था? मुख्य सेनापति के रूप में नेतृत्व कर रहा था। अगर आपसे पूछा जाए कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो बक्सर के युद्ध में एक तरफ था मीर कासिम, कौन? मीर कासिम थे। और मीर कासिम पूछा जाए किस कहाँ का शासक था, नवाब था, तो बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम था। दूसरी बात यह है कि अब पूछा जाए अवध का कौन था? अवध, अवध के नवाब कौन थे? तो अवध के जो थे शुजा उद दौला, कौन? शुजा उद दौला, कौन थे? शुजा उद दौला थे। इसके बाद देखिए जो दिल्ली का सम्राट था, कौन? दिल्ली का जो सम्राट था उनका क्या नाम था? शाह आलम। क्या नाम था? शाह आलम नाम था। क्या? शाह आलम। ये किसकी तरफ से? ये भारत की तरफ से थे। और इनके विपक्ष में कौन था? हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो था, जो अंग्रेजी सेना की तरफ से इसका कारभार संभाल रहा था। तो इसमें विजय किसकी हुई थी? 1764 का जो युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, तो इसमें विजय किसकी हुई? तो अंग्रेज़ों की इसमें क्या हुई थी? विजय हुई थी। और भारतीय क्या हो गए थे? हार गए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेक्टर मुनरो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है जिसमें क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्न में से कब लागू हुई थी? रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी कब लागू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1882, ऑप्शन नंबर बी है 1818, ऑप्शन नंबर सी है 1816 और ऑप्शन नंबर डी है 1820। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1820 में क्या हुई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो भू राजस्व से संबंधित थी। किससे थी? भू राजस्व से संबंधित थी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी जो शुरुआत किसने की थी, तो मुनरो ने की थी। किसने? मुनरो ने क्या किया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ किया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? मुनरो ने प्रारंभ की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1820। क्वेश्चन नंबर 31 बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जितने भी आप लोगों को क्लास में करा रहे हैं, जितने भी पॉइंट आप लोगों को पढ़ाते हैं क्लास में, तो सभी पॉइंटों को आप लोग नोट करते रहिए और उन पॉइंटों को जब तब जैसे 4 दिन बाद, 5 दिन बाद या 6 दिन बाद या 7 दिन बाद उनको रिवीजन करते रहिए, जिससे आप लोगों की जो तैयारी है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम सर भूल बहुत जल्दी जाते हैं, तो जब आप लोग रिवीजन करते रहेंगे, साप्ताहिक रिवीजन है या मंथली रिवीजन है, तो वहाँ पे आप लोगों के भूलने के चांस बहुत कम होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31 है जिसमें पूछा गया राज्य क्षय हड़प नीति, जैसे यहाँ पे हड़प्पा लिखा है, हड़प नीति जब्ती सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये हड़प नीति के रूप में बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो पूछा जाता है कि हड़प नीति का जो चलाया था वो किसने चलाई थी? ऑप्शन नंबर ए कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी डलहौजी, ऑप्शन नंबर डी हेस्टिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डलहौजी के द्वारा क्या चलाई गई थी? हड़प नीति चलाई गई थी। तो हड़प नीति के तहत सबसे पहला जो राज्य शिकार हुआ था वो कौन सा था? सतारा था। कौन? सतारा था। और सतारा कब शिकार हुआ था? 1848 में। कब? 1848 में डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसका शिकार हुआ था। अगर पूछा जाए कि झांसी हड़प नीति के तहत कब शिकार हुआ था, तो 1853 में। कब? 1853 में जो डलहौजी के द्वारा हड़प नीति चलाई गई थी, तो उसमें झांसी 1853 में हड़प लिया गया था और सतारा 1848 में इस नीति के तहत हड़प्पा गया राज्य था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है जिसमें पूछा गया है कि इनमें से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी? तो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में डाक टिकट की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए कि लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी आर्कलैंड, ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? हड़प नीति का प्रारंभ किया था। हड़प नीति को किसने चालू किया था? डलहौजी ने। किसने? डलहौजी ने। अगर आपसे हड़प नीति किसने लागू की थी? डलहौजी ने लागू की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि डाक टिकट किसने लागू किया था? डाक टिकट व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो डलहौजी द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो कब प्रारंभ की थी?
1854 में। कब? 1854 में क्या हुआ था? हड़प 1854 में क्या किया था कि डाक व्यवस्था को लागू किया था। किसने लागू किया था? तो डलहौजी ने लागू किया था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है, और आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनसे कहिए। इस चैनल के माध्यम से आप लोग बिल्कुल फ्री तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं, किसी भी परीक्षा से संबंधित टेस्ट देना चाहते हैं, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर आप आज ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके माध्यम से आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि प्लासी की लड़ाई अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ। और बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ था। अब पूछा गया है कि जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ऑप्शन नंबर ए क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी मुनरो, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 33 में पूछा गया है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्लाइव। क्या होगा? क्लाइव होगा। क्लाइव क्या कर रहे थे? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। अगला क्वेश्चन जैसे ये पूछा जाए कि भारत की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? भारत की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला क्या कर रहे थे? भारत की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। अगर आपसे पूछा जाए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इतनी बात समझ आ गई है आप लोगों को? सही। क्वेश्चन नंबर अब आप लोगों को 34 बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो क्वेश्चन समझ में आया कि सिखों के किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है। तो बताइए आप लोग क्या इस प्रश्न का सही आंसर है? अब आप लोग ऑप्शन देखिए कि गुरु गोविंद सिंह, हरिकिशन, तेज बहादुर, ऑप्शन नंबर डी हरि राय। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद ने क्या किया था? फारसी भाषा में जफरनामा को लिखा था। तो पूछा जाए जफरनामा किसने लिखा? तो जफरनामा लिखा था गुरु गोविंद सिंह ने। पूछा जाए कौन से भाषा में लिखा था? तो फारसी भाषा में लिखा था। क्या लिखा? फारसी भाषा में जफरनामा को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर डी आर्कलैंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन जो 35 है उस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पूछा था कि सती प्रथा का अंत एवं ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? विलियम बेंटिंग होगा, जिन्होंने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। और कौन थे? भारतीय कौन थे जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने में विशेष योगदान है? राजा राममोहन राय। कौन थे? राजा राममोहन राय थे। अगर आपसे पूछा जाए कि राजा राममोहन राय को जो राजा की उपाधि दी थी वो किसने दी थी? तो राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सती प्रथा का किस भारतीय द्वारा विरोध किया गया था, जिसने समाप्त किया था? भारतीय द्वारा पूछा जाए तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? राजा राम मोहन राय होगा। इतनी बात समझ आ गई है? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैनिंग। तो यहाँ पे जो पूछा जाए कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा बेंटिंग, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रथम वायसराय कौन थे तो कैनिंग होंगे। और पूछा जाए भारत में डाक व्यवस्था किसने शुरू की थी, तो डलहौजी ने डाक व्यवस्था एवं हड़प नीति किसने प्रारंभ की थी, तो हड़प नीति किसने प्रारंभ की थी, तो हड़प नीति डलहौजी के द्वारा प्रारंभ की थी। डलहौजी द्वारा पहला राज्य कौन सा हड़पा गया था जो हड़प नीति के तहत सम्मिलित किया गया था, तो कौन सा था? सतारा था। कब? 1848 में। कब? 1848 में। झांसी को कब
1853 में हड़पा गया था। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 36 बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि निम्न में से भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी। भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी, तो भारत में जो रेलवे लाइन किसने बिछाई थी, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी। किसने बिछाई थी? डलहौजी ने बिछाई थी। और अगर इसका पूछा जाए कि कब बिछाई थी, तो 16 अप्रैल 1853। कब? 16 अप्रैल 1853 को क्या हुआ था, प्रथम बार रेल जो बिछाई गई थी वो कब बिछाई गई थी? 1853 में बिछाई गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर आया, समझ में आया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है कि द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन नंबर वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपिन, ऑप्शन नंबर सी कर्जन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो किसने समाप्त किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था, द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा द्वैध शासन नीति को समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 38 बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 है जिसमें पूछा गया टीपू सुल्तान की राजधानी निम्न में से क्या थी। टीपू सुल्तान की राजधानी थी वो निम्न में से क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन नंबर सी भाग्यनगर, ऑप्शन नंबर डी मैसूर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम क्या थी? टीपू सुल्तान की राजधानी थी। मैसूर का शेर किसे कहा जाता था? अगर आपसे पूछा जाए मैसूर का शेर, क्या पूछा जाए? मैसूर का शेर किसे कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा टीपू सुल्तान। क्या होगा? टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता था? मैसूर का शेर कहा जाता था। और टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? हैदर अली। क्या नाम था? हैदर अली कौन थे? टीपू सुल्तान के पिता थे। तो फिर टीपू सुल्तान कौन था? तो जिसे क्या कहा जाता था? मैसूर का शेर कहा जाता था। और टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है कि देशबंधु की उपाधि किसे दी गई थी। तो देशबंधु की उपाधि किसे दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन नंबर बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी BR अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चित्तरंजन दास को देशबंधु भी कहा जाता था। तो पूछा जाए देशबंधु किसे कहा जाता था, तो चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। किस पुस्तक के लिए? तो गीतांजलि के लिए। किस पुस्तक के लिए? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और पूछा जाए डॉक्टर BR अम्बेडकर का क्या योगदान है, तो भारतीय संविधान के इन्हें जनक कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के जो जनक थे वो कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा गया है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या है क्वेश्चन? कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसमें लेकर रहूँगा और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी है अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अक्सर पूछा जाता है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? तो इस नारे को किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या दिया गया था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, ये नारा दिया गया था। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। तो अब आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो, हमारे चैनल के माध्यम से आपको कुछ हेल्प मिल रही हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और व्हाट्सएप ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे आप लोग ज्वाइन करिए, जिससे आप लोग आसानी से टेस्ट दे सकते हैं। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? निम्नलिखित में से ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? तो ऑप्शन नंबर ए खेड़ा में, ऑप्शन नंबर बी
डांडी, ऑप्शन नंबर सी चंपारण, ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंपारण। तो सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ लागू किया था? तो चंपारण में। और ये चंपारण कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। कहाँ? बिहार में। और कब किया था? 1917 में। 1917 में। अब से पूछा जाए कि गांधी जी को किस ट्रेन से फेंक दिया गया था, या किस स्टेशन पर फेंका गया था? तो पीटर्सबर्ग स्टेशन। कौन सी थी? पीटर्सबर्ग स्टेशन जो थी, जहाँ पे गांधी जी को स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया था, पीटर्सबर्ग स्टेशन। ये कब की घटना है? तो 1893 की घटना है। कब? 1893 की यह घटना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, या ये नारा किसने दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी है भगत सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 43 बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 से पूछा गया है कि भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो आईसीएस जो परीक्षा सबसे पहले पास की थी, तो वो कौन व्यक्ति थे? सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय, सत्येंद्र नाथ टैगोर और CR दास। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सत्येंद्र नाथ टैगोर ने क्या किया था? आईसीएस की परीक्षा सबसे पहले क्वालिफाई की थी। तो सबसे पहले आईसीएस की परीक्षा किसने पास की थी? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर ने पास की थी। तो भारत में सबसे पहले सत्येंद्र नाथ टैगोर ने आईसीएस की परीक्षा पास की थी। अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 44 है, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जिसकी स्थापना 1885 में की गई थी। अब ऑप्शन है यहाँ पे पूछा गया है कि प्रथम महिला कांग्रेस कौन थी, जो अध्यक्ष थी, पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी काजी कामा, ऑप्शन नंबर सी है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर डी है सरोजिनी नायडू। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट क्या थी? पहली महिला अध्यक्ष थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। इनके बाद कितनी महिलाएं अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की? तो 4 महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर जो 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 समझ आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 45 समझिए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोली से मारा गया था? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन नंबर सी राम प्रसाद बिस्मिल और ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर बताना है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। सैंडर्स को गोली किसने मारी थी? तो भगत सिंह ने मारी थी। कब मारी? 17 दिसंबर 1927 को। 17 दिसंबर 1927 को। कब? 17 दिसंबर 1927 17 दिसंबर 1927 को किया था भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मारी थी। जबकि सैंडर्स को गोली मारने का कोई उद्देश्य नहीं था, गोली मारना चाहते थे जेम्स कांट को गोली मारना चाहते थे, लेकिन ये मौके पर नहीं मिले, इसी कारण सैंडर्स को गोली भगत सिंह ने मारी थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब आप लोगों को 46 बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन नंबर डी है वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गर्म दल के जो नेता थे उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक।
क्या नाम था? बाल गंगाधर तिलक था। और बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो गरम जो दलीय आंदोलन का जो पिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और गोपाल कृष्ण गोखले हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? नरम दल। कौन सा? नरम दल के पिता कहा जाता है। तो नरम दल का पिता किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये किस समिति के अध्यक्ष थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। कौन से समिति के अध्यक्ष थे? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारडोली की महिलाओं ने। किसने? बारडोली की महिलाओं ने दी थी। किसने? बारडोली की महिलाओं ने। कब? 1928 में। 1928 में। कब? 1928 में यह उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो पूछा गया है कि यह नारा कब दिया था? यह नारा कब दिया था? तो पूछा जाए कि दिल्ली चलो का नारा दिया किसने? तो इस प्रश्न का आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। अगर आपसे पूछा जाए यह नारा दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया, तो ये हो जाएगा सिंगापुर। पूछा जाए कब दिया था, तो इसके ऑप्शन है 1945, 1944, 1943, 1942। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1943। देखो इस प्रश्न में 4 प्रश्न बन रहे हैं। जैसे कि पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहाँ दिया, तो सिंगापुर में। पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में कौन सा नारा दिया था, तो दिल्ली चलो। अगर पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो नारा कब दिया, तो 1943 में। तो इस प्रकार प्रश्न से भी प्रश्न बन जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से प्रश्नों को पढ़ा करें। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को बताना है 48। क्वेश्चन नंबर 48 है जिसमें पूछा गया है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर जो 48 है उसमें पूछा गया है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आनंद मठ जो पुस्तक थी, आनंद मठ जो है वो किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष और ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने क्या लिखा था? आनंद मठ को लिखा है। और अगर आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम है। और वंदे मातरम को किसने लिखा है? तो वंदे मातरम को लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस पुस्तक में लिखा है? तो आनंद मठ में लिखा है। तो इतनी। क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर है एच खुराना, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी अमृत सेन, ऑप्शन नंबर डी सी.वी. रमन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और पुस्तक पूछी जाए तो कौन सी पुस्तक थी? गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर ये जैसे लिखा है सी.वी. रमन को, तो सी.वी. रमन को 1923 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? तो विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। किसमें? विज्ञान के क्षेत्र में। और इन्हें क्या है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और पूछा जाए कि सी.वी. रमन को कब मिला? 1930 में मिला। लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। तो इस प्रश्न नंबर अब आप लोगों को 50 बताना है। प्रश्न नंबर 50 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वह कहाँ से संकलित है? अगर अच्छा आपसे पूछा जाए कि वंदे मातरम को गाने के लिए कितना समय होना चाहिए, तो 65 सेकंड का समय होना चाहिए। अगर पूछा है राष्ट्रगान को गाने के लिए कितना समय होना चाहिए, तो 52 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। राष्ट्रगान अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपसे पूछा जाए कि वंदे मातरम किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम जो है वो कहाँ संकलित किया गया है? तो आनंद मठ में संकलित किया गया है। किसमें? आनंद मठ में संकलित किया गया है। इतनी बात समझ आ गई है। अब क्वेश्चन जो पूछा गया है कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ संकलित है? ऑप्शन नंबर ए डाकघर, ऑप्शन नंबर बी चित्रा, ऑप्शन नंबर सी आनंद मठ और ऑप्शन नंबर डी गोदान। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आनंद मठ में वंदे मातरम को संकलित किया गया है। वंदे मातरम
लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है कि भारत के संविधान सभा निम्नलिखित में से किसके अनुसार गठित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर बी माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी साइमन आयोग और ऑप्शन नंबर डी क्रिप्स मिशन। तो इस प्रश्न का आप लोगों को कमेंट के माध्यम से जवाब देना है। देखिए कौन सा विद्यार्थी हमारे क्लास को अच्छे से पढ़ता है और क्लास को पढ़ने के बाद जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं उससे संबंधित कोई भी आपसे प्रश्न किया जाए तो आप जवाब दे सकते हैं। तो देखें इस प्रश्न का सही आंसर कौन देगा। जो भी विद्यार्थी जवाब देगा उसका नाम वीडियो में लिया जाएगा। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और अगर आप टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।